नमस्कार साथियों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल अपन ने हुमायूं पढ़ा था और अब हुमायूं के बाद आज नेक्स्ट क्लास जो है बीच में 1530 से 40 के बीच में और 1555 और 56 दो शासनकाल हुमायूं के रहे थे और उनमें से चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुमायूं हार गया था। 17 मई 1540 का जो एक निर्णायक युद्ध हुआ था जिसमें मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था एक बार के लिए और वापस उसके बाद अफगान साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो उसी 1540 से 45 के बीच में जो एक अफगानी शासक आया था उसका नाम था शेरशाह सूरी और वो शेरशाह सूरी अपना पढ़ेंगे। आइए लेके चलते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जन्म 1485 और 1486 के आसपास माना जाता है और अलग अलग विद्वान हैं, उनके अलग अलग मत है। कोई 1472 भी बताते हैं, इसको लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम फरीद। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह सूरी जो थे 1540 से 45 के बीच में रहे थे, यानी दिल्ली में शासक बने थे। क्योंकि 17 मई 1540 को बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं हारने के बाद शेरशाह जो बने थे, शेरशाह सूरी ने उत्तर भारत का द्वितीय अफगान शासन की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन खान। क्या नाम था? हसन खान। और शेरशाह सूरी जो है अफगानी माता से पैदा होने वाली संतान थी। आगे देखते हैं इसके निर्णायक जो युद्ध है। सबसे पहले शेरशाह सूरी का मुख्य युद्ध जो युद्ध है, सूरी का मुख्य युद्ध जो इन्होंने किए, शेरशाह सूरी का जो मुख्य युद्ध है 1541। सबसे पहले 1541 में एक युद्ध हुआ था गखरो जाति थी उसको भगाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा जब भी कोई युद्ध होता था तो वो हमेशा मुगलों को क्या देती थी? सहाय देती थी, मुगलों की सहायता करती थी। तो 1541 में गखरो जाति के विरुद्ध ये युद्ध हुआ। ठीक है। और इसमें एक अफगानी टुकड़ी की यहाँ पर नियुक्त की थी। अफगानी टुकड़ी नियुक्त की थी इन्होंने, जो हैबत खान व खवाजा या खैरवाजा के साथ। तो ये एकमात्र ऐसी गर्भ एक जनजाति थी जो सबसे पहले 1541 में सिक्को हराया। क्योंकि इसलिए हराया गया क्योंकि हमेशा मुगल जो साम्राज्य था उसको हमेशा सह देती थी। और 1541 के बाद अगला जो युद्ध होता है 1541 का ही वापस युद्ध होता है बंगाल के साथ। कहाँ पे होता है? बंगाल।
और 1541 के अंदर बंगाल का युद्ध होता है। और बंगाल का जो युद्ध होता है उसमें भी ये बंगाल पे आक्रमण करना चाहता था, इसको अपने आप साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो इसमें भी शेरशाह सूरी क्या कर गया था, जीत गया था। शेरशाह सूरी जीत गया था। 1541 के बाद बंगाल के बाद 1542 में होता है मालवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? 1542 में मालवा का युद्ध। मालवा का युद्ध था जिसमें इसने वहां के शासक कादिर शाह को हराया था। किसको हराया था? कादिर शाह को हराया था। 1542 के बाद 1543 का होता है रायसीन का युद्ध। रायसीन का युद्ध 1543 का रायसीन का युद्ध होता है और यहाँ का शासक होता है पूर्णमल। पूर्णमल को इन्होंने हराया था और इस पे रायसीन पे क्या कर लिया था? आधिपत्य कर लिया था। जब शेरशाह सूरी इस रायसीन पे 1543 में आधिपत्य करके यहाँ के शासक को हरा के वापस जब आ रहा था रणथंबोर, तो रणथंबोर पे इसने क्या कर लिया था? रणथंबोर पर भी इसने महान जो एक दुर्ग था उस पर आधिपत्य करके यहाँ पर इनका एक बेटा जो था आदिल शाह, यह आदिल खां या आदिल शाह को यहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर दिया था। किसका? रणथंबोर का आदिल शाह को गवर्नर नियुक्त कर दिया था। इसके बाद अगला जो युद्ध है 5 जनवरी 1544 को सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध होता है 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध, क्योंकि इधर हमारा राजस्थान था और राजस्थान में जो मारवाड़ था और मारवाड़ की उस समय राजधानी थी जोधपुर और उसका शासक कौन था? मालदेव। और उधर दिल्ली में शासक कौन था? शेरशाह सूरी। इनके बीच में गिरी सुमेल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। 5 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव के बीच में ये युद्ध हुआ और इसमें पराजित कौन हो गए थे? मालदेव पराजित हुआ। और ये दोनों सेनाएं जो फेस की थी वो भल नामक स्थान था। कौन सा स्थान था? भल नामक स्थान पर दोनों सेनाएं, अफगानी सेना और इधर मारवाड़ की सेना, मालदेव की जो सेना थी, दोनों का यहाँ पर क्या हो गया था? भल नामक स्थान, दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ था भल नामक स्थान पर। और उस समय मारवाड़ का शासक जो मालदेव था, इस मारवाड़ की राजधानी कौन सी थी? जोधपुर थी। उसकी राजधानी कौन सी थी? जोधपुर जो थी उस समय मारवाड़ की राजधानी थी। और तब शेरशाह सूरी ने कहा ये युद्ध जीतने के बाद इस मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये वर्ड थे कि ये युद्ध जीतने के बाद गिरी सुमेल का युद्ध है जो अभी गिरी सुमेल उसमें जैतारणपाली में था। ये युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये एक निर्णायक युद्ध था। ये जो गिरी सुमेल का युद्ध था ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इसके बाद 5 जनवरी 1544 का युद्ध होता है और उसका अंतिम जो शेरशाह सूरी का जो युद्ध होगा वो कालिंजन का होगा, जो पर आगे पढ़ते चल रहे हैं। हाँ देखो, शेरशाह जो सूरी था, शेरशाह सूरी
सूरी हमेशा बुधवार के दिन न्याय करता था। क्या करता था? न्याय करता था। और रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी सूरी ने ही करवाया था। जो प्रशासनिक और रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, सूरी ने ही करवाया था। हाँ, शेरशाह सूरी को शेर की उपाधि कैसे मिली? शेरशाह सूरी को शेर की उपाधि कैसे मिली थी? शेरशाह सूरी को शेर की उपाधि इसलिए मिली कि दक्षिण भारत का शासक था, जिसका नाम था, लिख देता हूं मैं, यानी दक्षिण बिहार का शासक, बहार या बैराम खान लोहानी। हाँ, लोहानी, बहार या बैराम खान लोहानी के यहाँ इसने नौकरी की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने नौकरी की थी। और यहां पर नौकरी करने के साथ साथ एक शेर मार दिया था इन्होंने। क्या मार दिया था? एक शेर मार दिया था। इसलिए यहीं से फरीद या शेरशाह सूरी को क्या मिल गई थी? शेरशाह सूरी को शेर की उपाधि, यानी शेर खान की उपाधि दी गई थी। शेर खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है। जब ये बहराम खां खत्म हो गया था, बहराम खां लोहानी खत्म हो गया था, तो इसके एक बेटा था जिसका नाम था जलाल खां। क्या नाम था? जलाल खां। और इसकी बेगम का नाम था दूदू बेगम। क्या नाम था? दूदू बेगम था। दूदू बेगम। और दूदू बेगम ने इस शेर खां को क्या किया था? शेर खां या शेरशाह सूरी को इस जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया था। और जब इस दूदू बेगम की मृत्यु हो गई, तो इस दूदू बेगम की मृत्यु होने के बाद ही दक्षिण भारत को अपने संरक्षण में ले लिया था, अधिकार कर लिया था। दूदू बेगम की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत को शेरशाह सूरी ने हड़प लिया था। क्या कर लिया था? हड़प लिया था, या उस पे शासन कर लिया था। आगे देखते हैं। चुनार दुर्ग था, चुनार दुर्ग, उसकी लाड मल्लिका विधवा थी, जिससे इसने शादी कर ली थी। लाड मल्लिका विधवा थी, उससे शेरशाह सूरी ने क्या कर ली थी? शेरशाह सूरी ने शादी कर ली थी, विवाह कर लिया था। शेरशाह सूरी ये था। उसके बाद शेर जो अफगान वंश है, उसका जो वंश है, वंश क्रम कैसे चलता है? पहले शेरशाह सूरी, उसके बाद इब्राहिम शाह के बाद शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह के बाद आदिल शाह के बाद इब्राहिम शाह, कैसे चलता है? यानी अफगान जो था, शेरशाह सूरी के बाद होता है इस्लाम शाह। इस्लाम
इस्लाम शाह, उसके बाद आदिल शाह, आदिल शाह के बाद होता है इब्राहिम शाह। ये एक शासन चलता था। आदिल शाह जो था ये नृत्य करता था, नृत्य का बहुत बड़ा शौक था इसको। और हिंदू जो था हेमू, उसको उसने सेनापति नियुक्त किया था। हेमू को यानी वजीर नियुक्त किया था, वजीर नियुक्त किया था किसने? आदिल शाह। तो और शेरशाह के बाद इस्लाम शाह जो शासक। आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में फिन मोदी लिखते हैं। क्या लिखते हैं फिन मोदी लिखते हैं कि कोई सी भी सरकार आई हो, यहाँ तक कि अंग्रेज भी आए होंगे, लेकिन इतना बुद्धिमान और इतना प्रशासनिक दृष्टि से बुद्धिमान और इतने कार्य करने की जो शैली है, ऐसे कभी किसी ऐसे आदमी में नहीं देखी जिसने इतनी स्फटान में देखी। यानी शेरशाह सूरी के बारे में फिन मोदी ने कहा था कि इतनी बुद्धिमता किसी भी सरकार यहाँ तक अंग्रेजों में भी इस पठान जितनी बुद्धि नहीं देगी। शेरशाह सूरी ने चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, उस चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से एक सैनिक की तरह लड़ा था। उसने उस समय ये कहा था कि अगर एक दिन मेरा किस्मत और वक्त साथ दिया तो इस मुगल साम्राज्य को मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, और वही बात सिद्ध कर दी उसने। शेरशाह सूरी ने चंदेरी के युद्ध में जो बाबर की तरफ से लड़ा था, और तब इसने कहा कि किस्मत या भाग्य कह सकते हैं, समय ने साथ दिया, किस्मत भाग्य समय ने साथ दिया तो एक दिन इन मुगलों को उखाड़ फेंक दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से व्यापारियों की सुलभ व्यापार करवाने के लिए इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जो एक उसकी दार्शनिक और दूरदृष्टि सोच का परिणाम था। जो एक दार्शनिक और दूरदृष्टि सोच का परिणाम है। शेरशाह सूरी के काल में पट्टा व कबूलियतनामा जारी किया जाता था। अब पट्टा या कबूलियतनामा क्या होता था उसके बारे में बताऊंगा मैं। जारी किया जाता था। होता क्या था, सूरी जो था वो प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही एडवांस था। तो वो क्या करता था, जैसे किसी भी किसान को पट्टा जारी करता, तो पट्टा जारी करता और उससे वापस उस पट्टे पे लिखा के कबूलियतनामा लेता था। ये एकमात्र ऐसा अफगानी शासक था जिसने ऐसी प्रक्रिया शुरू की थी। यानी पहले पट्टा जारी करता था, और पट्टा जारी किसके नाम से? किसी किसान के नाम से करता था, और उस किसान से वापस उसे लिखा के लेता था। वो कहलाता था कबूलियतनामा। वो क्या कहलाता था? कबूलियतनामा कहलाता था। कबूलियतनामा कहलाता था। उसके बाद फसलों की
फसलों की दर की सूची के लिए, यानी अलग अलग सूचियों की क्या क्या राशि होगी यानी बेचने की, तो उसके लिए उसने क्या किया था, रई नामक एक सूची जारी की थी। क्या की थी, रई नामक एक सूची जारी की थी। भूमि को मापने के लिए, भूमि को मापने के लिए जरीब का प्रयोग किया था। जरीब जो कि सन की बनी होती थी, सन की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी, सन की बनी होती थी। दिल्ली में शासक जैसे मुगल आपने पढ़ा, बाबर को पढ़ा, हुमायूं को पढ़ा, और आगे भी आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जितने भी मुगल शासक जो आए, उन मुगल शासकों ने सबसे ज्यादा ये काम था कि हिंदू विरोधी नीतियों को अपनाया। बल्कि शेरशाह सूरी एकमात्र ऐसा अफगान शासक था जिसने हमेशा हिंदुओं के प्रति प्रेम और अपनी दार्शनिक सोच और दूरदृष्टि सोच को अपनाया। कि आप मुगल जैसे दिल्ली के अंदर जितने भी बैठे शासक थे, मुगल दिल्ली में बैठे शासकों ने हमेशा हिंदू विरोधी नीति को बनाया। हिंदू विरोधी नीति को अपनाया। बल्कि सूरी ने हमेशा हिंदू प्रेम की नीति को अपनाया। क्योंकि शेरशाह सूरी का सेनापति ब्रह्मजीत गौड़ हिंदू था। ब्रह्मजीत गौड़ कौन था, हिंदू था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में शेरशाह सूरी के शासनकाल में 23 टकसालें थी। कितनी थी, 23 टकसालें थी। और 4 सिक्कों पर 4 खलीफाओं के नाम, किसके नाम थे, 4 खलीफाओं के नाम भी अंकित थे। 4 खलीफाओं के नाम भी अंकित थे। अब्बास खान शेरवानी लिखते हैं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में तो इतना था कि एक बुढ़ी औरत अगर सर पे छबड़ी के अंदर अगर सोना लेके जाती दोपहर के अंदर, तो किसी की औकात, किसी की मजाल थी कि उसकी तरफ देख ली। ऐसा एक शेरशाह सूरी का एक क्या था, शासनकाल था। अब्बास खां शेरवानी लिखते हैं, यानी दार्शनिक सोच अगर देखी जाए, मेरी नजर में अगर देखा जाए, तो शेरशाह सूरी की जो थी, और इतनी एक अच्छी जो योजना इसने बनाई प्रशासन के प्रति, कि अब्बास खान शेरवानी लिखते हैं कि एक बुढ़ी औरत दोपहर में सोने की भरी टोकरी लेकर जाए तो भी उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता था। नहीं देख सकता था। इतनी एक प्रशासनिक दृष्टि से उसने कार्य किया। शेरशाह सूरी ने क्या किया, एक रजिस्टर तैयार करवाया जिसमें गरीब और विकलांग जो भी लोग थे उनको भत्ता दिया जाता था, यात्रा भत्ता जो भी, या खाने के लिए जो भी। एक रजिस्टर तैयार करवाया जिसमें गरीब व विकलांग लोगों को गुजारा भत्ता दिया जाता।
शेषा सूरी की ये तो बात है ही, उसने इसके अलावा 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। कितना? अपने काल के अंदर 1700 सरायों का निर्माण कराया था। और ये सरायों का कार्य क्या था? डाक जो था, पत्र वाचन जो था, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। डाक या पत्र जो भी थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और इन सरायों में गरीब व निर्धन लोगों को भी जगह दी जाती थी। निर्धन लोगों को जगह। और ये तो खास बात, बड़ी बात, इसमें अलग अलग 2 रसोई थे। मुसलमान जो आदमी थे उनके लिए मुसलमान रसोया था, और हिंदुओं के लिए हिंदू रसोया था। और इन सरायों के प्रमुख को क्या कहते थे? सिकदार कहते थे। प्रमुख को क्या कहते थे? सिकदार कहते थे। इन सरायों के प्रमुख को क्या कहते थे? सिकदार कहते थे। सिकदार कहते थे। और उसके बाद सोने का अशरफ, चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के भी चलाए थे। जो ये तो था 1.67 ग्राम, 1.80, और ये था 3.80 का। और चांदी के रुपया और तांबे का दाम का अनुपात जो था वो अनुपात था 1.80, दोनों का अनुपात। शेषा सूरी की प्रारंभिक जो शिक्षा हुई वो जौनपुर में हुई थी। अंतिम जो अभियान था शेषा सूरी का वो था कालिंजर। शेषा सूरी का अंतिम अभियान जो था वो था 1545 के अंदर कालिंजर के अंदर। और किरत शाह यहाँ का शासक था, इसको हराया था इन्होंने। और 22 मई 1545 को बम यानी बारूद फटने से हुक्का नामक शस्त्र चलाने से मौत हो गई थी। और इसके बाद शेषा सूरी का काल जो था लगभग खत्म सा हो गया था। इसलिए आगे की क्लास अकबर की होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और फुल सपोर्ट बनाते रहिए।